नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर और आज हम एक ख़ास बातचीत लेकर आए हैं आपके लिए। जो जेएनयू के तमाम जो श्रृंखलाओं में एक जो जेएनयू डिबेट का जो हिस्सा रहा है, उस हिस्सा में आज की कड़ी में हम बात करेंगे सीपीएस सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ के स्टूडेंट विनय कुमार खारी से, जो अभी फ़िलहाल अपना परास्नातक करके और आगे रिसर्च के लिए अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के वातावरण और जिस तरह के हालात अभी भारतीय विश्वविद्यालय की हो रही है, उसमें ये सोचना कि रिसर्च आसानी से किया जा सके भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों से, तो बहुत ही एक मुश्किल प्रतीत होता है। तो ऐसी ही तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे हम, और हम सीधे चलते हैं अपने वो दोनों एक नए मेहमान शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, निखिल कुमार। तो हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास और आज बातचीत करेंगे तमाम उन मसलों पर जो कि भारत के बहुत ही संजीदा मसले हैं, और ख़ासकर उन सभी छात्रों के लिए जो अपना कैरियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं, जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात और जिस तरह के माहौल अभी वर्तमान राजनीतिक समीकरणों के से पैदा हो रहे हैं, वो बहुत ही भारत के विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए खतरनाक साबित होंगे। फिर भी इन तमाम मसलों पर बातचीत के लिए सीधे चलते हैं हम अपने दो मेहमान खास विनय और निखिल। आप दोनों का हमारे इस छोटे से एक डिबेट डिस्कशन के एक कैंपस परिचर्चा के हिस्सा में आपका स्वागत है। और हम आपसे तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे, जैसे विश्वविद्यालय के जिस तरह से हालात अभी हैं, जिस तरह से सीट कटौती की जा रही है, और तमाम जिस तरह के जो मसले हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं विनय आपसे इस परिचर्चा को शुरुआत करना चाहता हूँ। अभी आपने सीपीएस से एमए किया और आगे एमफिल पीएचडी की तैयारी के लिए आप बाहर या जेएनयू में नामांकन की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सीट उतना अप्रोप्रिएट नहीं ताकि एडमिशन को सही तरीके से लागू किया जा सके। तो इस पूरे मसले को लेकर आपका क्या मानना रहा है? मेरे हिसाब से यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं कि जो ये सीट कट हुआ है, और ये एक काफ़ी स्ट्रेटेजिकली आप देखें कि जेएनयू पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और जो यूजीसी ने अपना जो ये नोटिफिकेशन लाया, लेकिन जो जेएनयू को एक आधार बना लिया है कि यहाँ पे 900 सीटों में से 100 सीटें ही बची हैं, और जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए बड़ी दुविधा वाला वो हो गया है कि क्या करें आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, क्योंकि जेएनयू छोड़ के आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, नया चेंज आएगा। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स हुई है और एकेडमिक्स पे जिस तरीके से हो रहा है, और जिस तरह से हमारे आजकल पूरे जो पॉलिटिक्स और जो हमारा नई गवर्नमेंट ने जो करा है, ये थोड़ा सैड है। मैं कुछ बड़ा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसलिए अपना दुख ही व्यक्त करना चाहूँगा कि ये गलत हुआ, और अगर इसके दरमियान अगर कुछ और इसका ऑल्टरनेटिव लेकर आते, अगर अभी भी कुछ हो सकता है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो हर एक स्टूडेंट में, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी हमें कंप्लीट करा है, तो ये काफ़ी अनिश्चितता आ रही है कि आगे कहाँ पर जाएं। लेकिन जैसे हमारे सेंटर में कहा गया है कि जो बच्चे यहाँ से अब दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पे उनको जाके गुलजार करेंगे, एक नई फुलवाड़ी लगाएंगे, तो हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखना चाहता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के हर एक बच्चा एक नया पैराडाइम शिफ्ट लेकर आएगा और एक अच्छी बाहर लेकर आएगा, जो जेएनयू की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखेगा। विनय, अगर मैं पूरे जेएनयू के इतिहास को देखूं तो एक चीज़ जो ये पूरी तरह से खुल के सामने आता है कि जेएनयू शुरू से, चाहे कांग्रेस रहा हो, चाहे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में आई हैं, वो जेएनयू शुरू से उनके निशाने पे रहा है। लेकिन जिस तरह से फ़िलहाल की जो सरकार है, जो एनडीए सरकार है, जो खासकर बीजेपी सरकार है केंद्र में, इसके आने के बाद जेएनयू बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। 9 फरवरी की घटना के बाद देखा जाए तो जेएनयू बहुत विवाद में रहा, उसको लेकर तमाम डिबेट डिस्कशन और तमाम तरह के आलोचनाएं और प्रशंसाएं दोनों हुई। तो आपको लगता है क्या किसी खास तरह की विचारधारा एक विश्वविद्यालय की संरचना और उसके स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है? एक खास तरह की विचारधारा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आप लेते हैं इसको। सबको पता है यहाँ पे लेफ़्ट पॉलिटिक्स प्रीडोमिनेंट है, और फिर आप उसी तरीके से ड्यू में जाए जहाँ पर एनएसयूआई और एबीवीपी की, लेकिन वहाँ पे वो विचारधारा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ज़्यादा हैं, और तो एक विचारधारा डेवलप नहीं हो पाती है। आप हायर स्टडीज़ में उसको इनकैलकुलेट करते हैं उस विचारधारा को, और आप रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली आप बोल सकते हैं कि लेफ़्ट का है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल, हर एक जो यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, एक स्टूडेंट, वो
दैट मच कि वो समझ सकते हैं कि भैया उसे क्या सही है क्या गलत है, उसको बांध के हमें नहीं रखना चाहिए। और अगर एक विचारधारा प्रचलन में है, मेरे ख्याल से जो अभी नए गवर्नमेंट का जो प्रचलन है कि वो उस आइडियोलॉजी ब्रेक को कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा डिसरप्ट भी हो रहा है, क्योंकि जो हैबिचुअल चीज़ आ रही है उसको आप डिसरप्ट करेंगे तो थोड़ी कुछ नई चीज़ लाने के लिए दिक्कत तो होती है। लेकिन इंक्लूजन करेंगे उस नई विचारधारा के साथ, क्योंकि जो ये विचारधारा ये स्टूडेंट के हितों तक ही सम्मिलित है। ये कोई ज़्यादा डीप जाके जो हम यहाँ पे कुछ लोग लेफ़्ट को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, मैं लेफ़्ट का सपोर्टर नहीं हूँ सबसे पहली बात तो ये, लेकिन एक मैं भी एक अपना व्यू रख सकता हूँ जो मुझे लगता है कि नक्सलिज़म से काफ़ी कनेक्ट करके देखा जाता है। और जो बाहर के लोग हैं उनको इसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है कि इफ़ आई एम अ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट देन आई एम अ पार्ट ऑफ अ नक्सलिज्म ग्रुप ऑल्सो। सम ऑफ द पीपल डू थिंग्स सच अ बिजार मैनर विच इज़ क्वाइट सैड। एंड ऑन द अदर हैंड विचारधारा अफेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं अपना पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं, ये भी एक स्टूडेंट का हिस्सा रहता है कि वो किसी न किसी विचारधारा से अफेक्ट होते हैं, फिर आगे अपना कुछ काम करते हैं। कोई सिविल सर्विस में जाता है, कोई किसी एकेडमिक्स में जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो विचारधारा आपको कहाँ तक ले जा रही है। अब जब मैं यहाँ पे JNU में आया तो मुझे लेफ़्ट का जो द वे दे मेक पोस्टर्स, उसके बाद द वे डू प्रोटेस्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनका। वो सब में एक पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि विचारधारा इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये इसमें एक फ्रीडम रहनी चाहिए। हर एक आदमी की इतनी फ्रीडम है कि वो किसी भी विचारधारा में जाए, और किसी एक विचारधारा से बांध के रखना वो दिक्कत भरा है। आप वो वहाँ पे फ्रीडम वाला, आजकल तो फ्रीडम वर्ड भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि ओके यू आर द वन हु वाज टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी एंड द फ्रीडम, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। बट वो सबको इतना स्पेस रहना चाहिए कि वो किस विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि उनके व्यूज़ हैं, अगर वो किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। एक अपनी विचारधारा है, वो उस विचारधारा से यहाँ पे एक साथ इकट्ठा बैठते हैं सारे लोग, NSUI के भी, ABVP के भी, लेफ़्ट के भी। विचारधारा मेरे ख्याल से दिक्कत इतने भरा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मसला ये विनय, जब पूरी हम परिस्थिति को देखें, पूरी सिचुएशन को देखें, तो मसला आके राजनीति पे टिक जाता है। JNU अपने उस एक समावेशी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था, और अभी भी जाना जाता है, जहाँ पे तमाम जो मार्जिनलाइज वॉइस है उसको सुना जाता है। चाहे समाज का जो एकदम अनप्रिविलेज जो क्लास है, जो अनप्रिविलेज ग्रुप है, वो वहाँ से उसका रिप्रेजेंटेशन JNU करता है। लेकिन जिस तरह के पॉलिसीज और जिस तरह के जो नीति बनाई जा रही हैं, खासकर वर्तमान सरकार के द्वारा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय और जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, या तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं, जहाँ पे क्रिटिकल सोच, जहाँ पे एक सरकार का एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए था पॉलिसीज़ लेवल पे, उस वॉइस को, उस डिसेंसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। एक डेमोक्रेटिक स्पेस में इस तरह का इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज करना किस हद तक आप मानते हैं कि सही है? मेरे हिसाब से ये काफ़ी गलत है। अगर आप इंस्टीट्यूशन स्पेस में इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे तो वहाँ की जो एकेडमिक कल्चर है, सबसे पहले तो उसको डिसरप्ट करता है। दूसरा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में लोग सीखते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, और उन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं कि जो समाज के बारे में बात करते हैं, समाज को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, और लोग रिसर्च करते हैं, तो डीप डाउन वो डीप जाते हैं, दे एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल आर द प्रॉब्लम्स आर देयर। सो जो यहाँ पे नई आइडियोलॉजी आई है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन स्पेस को कम करने की कोशिश करी गई है, तो जो एक हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक ये जो चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा अटैक है हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, और विचक्राफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरे एंगल से अगर हम समझने की कोशिश करें, जो हमें बीजेपी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एक दे वांट टू चेंज दिस पैराडाइम, कि जो चल रहा है चलन में उसको थोड़ा चेंज करेंगे, जो उनकी आइडियोलॉजी है, और प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा उनका अफेक्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक संक्षेप में बात बोलूँ, बहुत ज़्यादा डीप ना जाकर, कि इतना जो इंस्टीट्यूशन में जाके अफेक्ट करना, वो उसके स्पेस को कम करना, वो कहीं ना कहीं तक सही नहीं है।
और लेकिन जो एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं वो कि भैया जो चलन में चीज़ें चल रही हैं, जो तरीके से तुमने रूल बना रखे हैं उसको हम तोड़ देंगे, और ये फ्रीडम, ये लिबर्टी, जिन चीज़ों के बारे में बात करते हो वो फिजिबल नहीं है इन द प्रेजेंट सिचुएशन। एंड द नेशनलिज्म एंड दिस नेशनलिज्म इज़ ऑल्सो वेरी मच डिबेटेबल कॉन्सेप्ट दैट व्हाट डज इट मीन्स। पहले दलित बड़ा शब्द था, उसके बारे में लोगों को शंका थी, इसका असली मतलब क्या है। नेशनलिज्म भी आजकल ऐसे ही हो गया कि इसका असली मतलब क्या है, फ्रीडम का असली मतलब क्या है। लेकिन जो आपके संक्षेप में मैं जो पहले ही बोल रहा हूँ कि वो गलत है, इसको हम किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और हमने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा है कि डिस्ट्रप्शन हो रहा है और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से भी अगर उन्हें टैकल कर सकते थे वो करना चाहिए, क्योंकि अगर इफ़ यू गोना स्टॉप दिस इंस्टीट्यूट JNU, तो दिस गोना सेम थिंग गोना हैपन इन अनदर इंस्टीट्यूट। आई मीन कब तक व्हाट यू ट्राइंग टू डू, यू शुड हैव अ अल्टरनेटिव। जो यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, व्हेन द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल कम द सेम थिंग विल कंटिन्यू। सो वहाँ पे उन्हें समझना पड़ेगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। दे शुड बी वेरी मच क्लियर टुवर्ड्स देयर स्टैंड, व्हाट दे आर ट्राइंग टू इनकैलकुलेट इनटू द फ्यूचर जनरेशन। विनय, आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं और भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के आप एक प्रतिष्ठित सेंटर में आप अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो एक राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते आप जिस तरह से वर्तमान जो पूरे भारत के जो राजनीतिक समीकरण है, जिस तरह से एक होमोनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हो रहा है, एक राजनीति का जो एक एकीकरण जो हो रहा है, जो सेंट्रलाइजेशन एक तरह से हो रहा है, और ये आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि जब जब सेंट्रलाइजेशन हुआ है तब तब कहीं ना कहीं एक ख़ास तरह की एक ऑटोनॉमी होती है उस पर इंटरवेंशन बढ़ा है। जिस तरह से अभी आप हाल ही में सेंटर के द्वारा दिया गया जो एक कैटल वगैरह से रिलेटेड जो रेजोल्यूशन था, जो जिसको लेकर कर्नाटक और बाकी जो केरला वगैरह में काफ़ी इसके लिए विरोध हो रहे हैं। तो इस तरह के निर्णय जो थोपा जा रहा है, जो खासकर इंडिया के एक फेडरल जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। आखिर सेंटर प्रिविलेज पे है, खास उसको है कि स्टेट को है। तो कभी कोई सेंटर, अब जिस तरह से हर एक स्टेट में एक अम्ब्रेला पार्टी के रूप में बीजेपी उभर रही है, तो उसके बाद एक केंद्रीकरण की राजनीति उभर रही है जिस तरह से इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और हम परिणाम जानते हैं कि इंदिरा गांधी के केंद्रीकरण जो सेंट्रलाइजेशन के बाद किस तरह के राजनीतिक हालात भारत में हुए थे, आपातकाल से लेकर तमाम वो मसले हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों मतलब ऐसा, अगर हम आंकड़ों की यथार्थ पे देखें कि मोदी सरकार के 3 सालों में तो आंकड़ों के यथार्थ पे वो शून्य है, क्योंकि ये तमाम जॉब में देखिए तो भारत में सबसे ज़्यादा जॉब ग्रोथ है और होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा जॉब ग्रोथ होनी चाहिए। भारत की 800 मिलियन पॉपुलेशन युवाओं की है, लेकिन जॉब धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। तमाम पॉलिसीज़ बनाए गए, तमाम उन डिजिटल इंडिया और तमाम तरह के प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया और स्मार्ट योजना, क्या क्या तरह के तमाम फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाए गए, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो भारत, अभी अपने आसपास देख सकते हैं, आपके साथ के बैचमेट, आपके साथ के जो आसपास के लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला है। मतलब जिस तरह से एक जॉबलेस ग्रोथ है का, जिसको चिदम्बरम के शब्दों में कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, लेकिन यहाँ तो जॉब ही नहीं, लेस की तो बात ही करना एक गलत होगा। तो क्या लगता है कि हाँ, पूरे भारत में सेंट्रलाइज जो पॉलिटिक्स हो जाने की वजह से इसका खामियाजा और बुरा हो सकता है, या एक खास तरह की विचारधारा के आने की वजह से इस तरह का असर है, या इस मसलों को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे हिसाब से जो आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाया, सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करी, और जिस तरीके से हमने इसका हिस्ट्री उठा के देखें तो काफ़ी परेशानी रही है कि ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। सेंट्रलाइज जितना करेंगे कभी ना कभी वो निकल के बाहर आएगा, और ये पास्ट में काफ़ी बार हो चुका है। अब आपने दूसरी बात उठाई अपनी कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही है और जो आइडियोलॉजी की अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट अफेक्ट करती है, जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो कैरिज्मा है, जो मोदी कैरिज्मा है, वो बहुत ज़्यादा एक उसी तरीका मेरे को लगता है जैसे नेहरू के टाइम पे था, कि पीपल डिडंट वांट टू सी एनी अदर थिंग, जस्ट दे आर वेरी मच अफेक्टेड टुवर्ड्स दिस कैरिज्मा ऑफ अ वन पर्सनैलिटी, एंड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे जो और ज़्यादा इश्यूज़ हैं, दैट हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड, दैट हैज़ बीन सबोटेज्ड। लाइक जो आप इकोनॉमी की बात करें, आप जॉब्स की बात कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया आया,
फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन का काफ़ी प्रभाव रहे हैं जो पॉजिटिव इतने नहीं हैं, हम देखेंगे तो गवर्नमेंट हैज़ बीन फेल्ड एट नंबर ऑफ इंस्टांसेस, बट द पर्सनैलिटी ऑफ मोदी जी वो इतनी पावरफुल है एंड द वे ही इज़ रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टुवर्ड्स द पीपल, तो वहाँ पे लोग चाहते हैं कि समथिंग गुड विल कम। वी इंडियंस डू बिलीव इन मिरेकल्स एंड विद दैट थिंग जो ये चल रहा है, क्योंकि इफ़ यू सी द बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी हैज़ सेंट्रलाइज्ड मोस्ट ऑफ द स्टफ। काम अच्छा हो रहा है, सब कह रहे हैं काम अच्छा हो रहा है। व्हेन पीपल डू आस्क अबाउट द वे इज़ द चेंज, सो पीपल डू से चेंज विल कम, यू जस्ट हैव टू हैव अ पेशेंस, change will come, and it's towards in all sectors. Even if you meet your relatives, if you meet people all around and you talk to anybody, to different if you go to different villages, different cities, so people are very positive, people are giving their support towards this government. Let's see what they can. 3 years have gone and nothing has changed as such, as we do believe in miracle, but जो आपका पहला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन, मुझे लगता है कि सेंट्रलाइजेशन से हमने देखा है कि डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सेंट्रलाइज हुआ है तो सारे स्टेट्स एक साथ काम करते हैं कि इकोनॉमी सुधरती है। लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी है, तो ये जो करा जा रहा है, एक केंद्रीकरण करा जा रहा है, ये आगे जाके दिक्कत कर सकता है और ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। हम अपना क्वेसी फेडरल बोलते हैं, यूनिटरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से हमने 1980s 1990s में सेंटर जैसे नई नई गवर्नमेंट आई यूपी में रिलीजन के कास्ट के बेसिस पे, या फिर दूसरी गवर्नमेंट आई है दूसरे स्टेट में, उससे ज़रूर अच्छा हुआ है। और जिस तरीके से आ रहा है तो मेरे ख्याल से इसके दोनों प्रभाव हैं। इनिशियली ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म इट्स नॉट सक्सेसफुल। आई डोंट थिंक down the line after 15 years you're gonna say that okay this government gonna run for 10 years or something, कि सेम सिचुएशन अलग स्टेट में होने वाली है, तो ये वहाँ पे चेंज होगा। और मैं इसको देखता हूँ कि इनिशियली लोगों को पॉजिटिव लग रहा है, बट दोज जो बुद्धिजीवी हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, वो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बाहर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं। बट हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट के स्टूडेंट हैं, तो वी कैन एटलीस्ट वी कैन जस्ट होप or we can see something what other people may not be able to see. So I think that this centralization may not work. As the year will pass, people will come to realize that this is not a feasible idea. इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम शामिल कर रहे हैं निखिल कुमार को, जो शुरू से अपने तीखे और आलोचनात्मक शब्दों से सरकार पे हमला बोलते आए हुए हैं। निखिल, इस छोटे से डिबेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है, और फिर से हम उन्हीं मसलों पे आपसे भी बातचीत करेंगे, फिर विनय आपको तुरंत शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। तो फिलहाल निखिल, अभी जो मेरा अंतिम सवाल था विनय से, आपने सुना होगा, उस मसले को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, देखिए, जिस तरीके के हालात अभी देश में चल रहे हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सबसे पहले आज के समय में सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोज़गार का मुद्दा है। देखिए, अभी जैसे कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो अभी 7% या उसके ज़्यादा का है, लेकिन अगर यही बात अगर आप एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट में देखेंगे तो 1.1% है। पिछले मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में 1 लाख नौकरी भी नहीं दी गई है प्रति वर्ष। तो मतलब इस फील्ड में सरकार ने ज़्यादा तरक्की नहीं की है। और इसके अलावा जो भारत की जो देश की एग्रीकल्चर है, जहाँ पे देश का 70% जो जनसंख्या उस पर निर्भर है, एक सर्वे में 1.8% ग्रोथ रेट हमारी एग्रीकल्चर रही है और टोटल 7% हमारी ग्रोथ रेट रही है। जहाँ तक मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, तो मेक इन इंडिया के तहत ज़बरदस्त सरकार ने पहल की थी।
और जिसके तहत भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को मजबूत किया जाएगा, लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन अभी जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करता है, उसके तहत भारत का 189 कंट्रीज में से 130वां स्थान है, जो ये इंडिकेट करता है कि भारत इस फील्ड में भी काफ़ी पीछे है। हालांकि इस गवर्नमेंट के कई सकारात्मक कदम ये है कि अभी तक कोई भी करप्शन चार्ज इस गवर्नमेंट पर नहीं लगा है, और साथ में लेकिन मैं इंटरवीन करना चाहूँगा निखिल की ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है CPI, उसमें भारत पहले की अपेक्षा ज़्यादा नीचे गिरा है। तो करप्शन हाँ आपका एक स्तर पे है कि सही है, लेकिन अभी भी हम धरातल पे देखें तो करप्शन ज्यों का त्यों है। जी हाँ, देखिए जो करप्शन है वो 2 स्तरों पे मापा जाता है। देखिए केंद्रीकृत में प्रणाली में केंद्र में तो मतलब जो है करप्शन का स्तर काफ़ी नीचे है, लेकिन नीचे के स्तर पे अभी भी 10 में से 7 युवक भारत में करप्शन लेते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये आंकड़े दिए कि 10 में से 7 भारतीय करप्ट है जो अपनी बात मनवाने के लिए बराबरी लेते हैं। तो नीचे के लेवल पे अभी करप्शन को ख़त्म किया जाने की कदम और उठाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। निखिल, आप शुरू से छात्र राजनीति का हिस्सा रहे हैं, आप अपने कैरियर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से JNU में भी आप छात्र राजनीति का हिस्सा रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि छात्रों को राजनीति में आना या राजनीति में छात्रों का जो स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन है, खासकर आप जहाँ से जिस संस्थान से आप संबंध रखते हैं वहाँ से खासकर, तो छात्रों का राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है वर्तमान राजनीति को दिशा दशा तय करने में? देखिए, आज की राजनीति युवाओं की राजनीति है। जब तक युवा राजनीति में आगे नहीं आएंगे, समाज सुधार की बात नहीं करेंगे या देश को बदलने की बात नहीं करेंगे, और हम जैसे युवा जो कि इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़कर जिन्होंने अपने टीचर से दोस्तों के साथ में इतना सब कुछ सीखा है, उसी को जो हमने सीखा है, जब अपने विचारों को हम समाज को सुधारने और देश को बदलने के लिए लेकर आगे आ जाएंगे, डेफिनेटली वो काम करेगा। तो जिन युवाओं ने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, उन्होंने सीखा है धरातल पे यहाँ पे, तो वही जो अपना सीखा हुआ वो समाज को बदलने में लगाए अपना योगदान और देश को आगे बढ़ाने में, तो डेफिनेटली उनको राजनीति एक अच्छा विकल्प है। तो राजनीति में आने का अच्छा विकल्प ये है कि विद्यार्थी इससे जाके देश को आगे बढ़ाएंगे और देश का मान सम्मान आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा विनय आपसे भी कि छात्रों का राजनीति में जाना, जिस तरह से जब 9 फरवरी घटना के बाद ये बहुत ही मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा है कि JNU के जो खासकर जो छात्र होते हैं वो राजनीतिक रूप से काफ़ी मैच्योर होते हैं और उन्हें राजनीतिक सूझबूझ काफ़ी होती है, वो पॉलिटिक्स को की जो डायरेक्शन है, जो दिशा दशा उसको तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इस तरह का जो आम जो परसेप्शन है लोगों का कि छात्रों का राजनीति में नहीं जाना चाहिए जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर ले, या जब तक वो पढ़ाई कर ले, कुछ आप सिविल सर्विसेज में जाएँ, आप इंडियन नेवी में जाएँ, रेलवे में जाएँ, जगह जगह जाएँ, लेकिन राजनीति में ना जाएँ। तो इस तरह का जो एक मानसिकता है कि नहीं आप JNU से हैं तो ऑब्वियसली आप राजनीति के बारे में जानते हैं, राजनीति के बारे में सोचते होंगे, तो इस तरह के जो परसेप्शन है, तो उस मसले को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि छात्रों का राजनीति में कितना ज़रूरत है या छात्रों का राजनीति में जाना कितना आपको रेलिवेंट प्रतीत होता है? छात्रों का राजनीति में जाना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, और जैसे निखिल ने बताया कि वो जो छात्र राजनीति में जाना चाहते हैं और जो लोग यहाँ पे आपने JNU की बात करी, JNU में काम करते हैं, JNU छात्र संघ से जुड़ते हैं या फिर डिफरेंट आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप आगे भी अपना कैरियर नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक राजनीति में आना, आप अपनी आवाज़ उठाना, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप अवेयर हैं, आप जानते हैं आप किस चीज़ की। और जिस तरीके से अब तो नया चलन चला है, लोग हर जगह लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं और सोशल मीडिया की भागीदारी ज़्यादा बढ़ी है, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन ज़्यादा हो गया है और लोग भी अपने हक के लड़ाई करने लगे हैं क्योंकि उन्हें जानकारी है। पहले जानकारी नहीं थी तो लड़ाई नहीं कर पाते थे, अब जानकारी जैसे बढ़ी है तो लोग आगे भी आते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं। दूसरी बात रही राजनीति की, JNU के बच्चे राजनीति में क्यों आते हैं, पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? तो इस तरीके से धनीकार करना कि आप राजनीति में नहीं आइए और एक क्लास बना देना कि यही लोग राजनीति में आएंगे या फिर स्टूडेंट नहीं आएगा, वो इसका कोई सही से मतलब मुझे समझ नहीं आता है। जिसको राजनीति में जाना है, जिसको इंटरेस्ट है, अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं भी है वो भी राजनीति में भागीदारी करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। आप राजनीति में जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं और यहाँ से ही आप सीखते हैं। एज ए स्टूडेंट ओनली यू गेट टू लर्न अबाउट ऑल दोज थिंग्स।
आप क्या आप सिविल सर्वेंट बन गए, आप 50 साल की आप उम्र है तब आप राजनीति में जा रहे हैं, वो अलग अलग सबका नज़रिया है। आप तब जाना चाहते हैं या अब जाना चाहते हैं, इस तरीके से एक बाउंडेशन लगाना कि यही लोग जाने चाहिए, तो मुझे काफ़ी फ़नी लगता है। और इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर स्टूडेंट राजनीति में जाते हैं और एक नया चेंज लेके आना चाहते हैं। हम भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, ड्यू में मैं भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो इससे ये पॉजिटिव ही चीज़ लेके आएगा और इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ स्टूडेंट्स वांट टू कम इनटू द पॉलिटिक्स, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड अबाउट दोज इश्यूज़, अबाउट द पॉलिटिक्स, अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन जो स्टूडेंट है एज़ कम्पेयर टू द पॉलिसी मेकर्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप इफ स्टूडेंट्स आर कमिंग इफ़ दे वांट टू कम, एंड आई डू सपोर्ट इट। फिर से मैं पुराने मसलों पे आना चाहूँगा। विनय और निखिल, अब दोनों से सवाल है कि अगर हम पूरे भारत में देखें तो 45 के आसपास केंद्रीय विश्व सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे भारत का एक समावेशी जो रिप्रेजेंटेशन कहा जाए, जो इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की जब बात करें, तमाम जो सोसाइटी के जो लोग हैं, चाहे वो खासकर भारत की आधी आबादी जो महिलाएं हैं और जो दलित वर्ग से हैं या जो जनजाति वर्ग से लोग हैं, भारत के तमाम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, या बन पाते हैं तो बहुत ही 2-4 साल बाद उन्हें ड्रॉप आउट का जैसे मसला है कि ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा आजकल विश्वविद्यालयों में, IITs वगैरह में बढ़ गया है, सुसाइड के जो रेट्स हैं काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आपको लगता है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी जो शिक्षा नीति है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां हैं जो एजुकेशन को कहीं ना कहीं एक बर्डन के रूप में बनाती है, तक लोग उसको एक, जिससे अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम है या जो ब्रिटेन में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक अलग तरह का है, जहाँ पे एजुकेशन बहुत ही डिफरेंटली एक ट्रीट किया जाता है। और जिस तरह से इंडिया में, जैसे अभी आप देखेंगे हाल ही फिलहाल में 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट देखा जाए, खासकर बिहार में देखा जाए और पंजाब में देखा जाए, बाकी जो स्टेट बोर्ड हैं वहाँ पे बच्चे जो 24 और 25% बच्चे जो फेल हो रहे हैं, सुसाइड रेट ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे क्यों आपको लगता है कि हमें एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन पॉलिसी को बनाने को लेकर? डेफिनेटली आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें कि बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूलिंग मिलनी चाहिए, फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो कांग्रेस के टाइम पे जब हमारा मिड डे मील के बारे में बात हुई तो वहाँ पे एनरोलमेंट काफ़ी बच्चों का बढ़ गया, मिड डे मील आया। और हम प्राइमरी, आपने उच्च शिक्षा की बात करी है, मैं प्राइमरी लेवल से बात करूँगा कि वहाँ पे जो हमारा मेन मकसद था जो गवर्नमेंट का था, और उससे एनरोलमेंट बढ़ा भी। जितने से ज़्यादा बच्चों को आप स्कूल लेके जाएंगे, एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, तो वो पॉपुलेशन को आप ज़्यादा उसमें उस दायरे में लेके आ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा कि बच्चों को लेके आ जा, लेकिन हमारे पास वो ढांचा नहीं है। वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव एज सच कॉम्पिटेंट टीचर्स इफ़ यू गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स, दैट स्टिल दे वांट टू बी टूवर्ड्स द लैग बिहाइंड सिचुएशन। हिंदी ही पढ़ाएंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप हिंदी ही पढ़ा रहे हैं तो फिर हिंदी को पूरी समानता देनी चाहिए हर जगह। चलो हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, जो क्वालिटी है, वो मेंटेन नहीं रखी जा रही है। एनरोलमेंट बढ़ रहा है। वही बात आती है जो नीचे वर्ग का स्टूडेंट है, अब वो मेहनत करके ऊपर तक आता है, तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि भैया जॉब चाहिए, स्किल डेवलपमेंट जो हमारा चल रहा है, जॉब चाहिए। लेकिन जॉब तो चाहिए, लेकिन वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। फिर आपको पहले जॉब चाहिए। हमने पिछली बार रिसर्च भी करा था, हम ग्वालियर गए थे, तो वहाँ पे हमने पूछा था कि ज़्यादातर आप पढ़ाते क्यों नहीं है, एटलीस्ट 10वीं 12वीं तक तो पढ़ाइए। तो उनका ये कहना है 10वीं 12वीं पढ़ भी लिया तब भी उसे मजदूरी करनी है, तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई लिखाई का। उस शिक्षा में जाना है कि आप JNU की बात ले लें, कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी कम सीटें हैं, उसके बाद यहाँ पे आप कम पैसे में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके दरमियाँ इफ़ यू गो टू IIT, IIM एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, कोई स्कोप ही नहीं, आप उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते। कि आप गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है वहाँ पे, और उसके बाद भी ये बच्चे आके इतनी मेहनत करके कम्पीट करते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ज़रूर ढांचे में चेंज लाना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसका फ़ंड इंक्रीज़ करना चाहिए। आप देखिए जो हाई क्लास है वो हाई क्लास होता ही जा रहा है, सारी सुविधाएं हैं। जो नीचे क्लास है उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। OBC का है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, बट देयर इज़ समथिंग, आई मीन इट नीड टू बी मेक मोर इंक्लूसिव।
दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि आप राइट टू एजुकेशन ही नहीं मिल पा रहा है। प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं 1 से 5th क्लास, फिर 8वीं क्लास तक, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक नई पॉलिसी लानी चाहिए और सारे लोग इससे इंक्लूसिव इस पैराडाइम और इसमें इस पूरे ग्रुप में आ सकें, और तभी कुछ चेंज आएगा। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अभी धीरे धीरे चालू करेंगे तब भी बहुत साल लग जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी जो पॉलिसी है एजुकेशन की, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ निखिल, आपका इसका क्या ओपिनियन है? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी में भारत की काफ़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी है कि एक एजुकेशन पॉलिसी भारत में ऐसी है कि इससे आपका एम्प्लॉयमेंट, एक जो जॉब है वो कंफर्म नहीं हो जाती है। मान लीजिए कि एक बच्चा जो 10वीं तक पढ़ाई करता है, वो फिर 12वीं तक करता है, फिर वो आगे ग्रेजुएशन तक करता है, लेकिन उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्यों ना एक आप ऐसी एजुकेशन सिस्टम डेवलप कीजिए 10वीं लेवल पर ही आपको एम्प्लॉयमेंट रोज़गार दे सके। आपको 10वीं लेवल पर ही आपको पॉलिटेक्निक, IIT वगैरह की बड़ी मात्रा में इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने अभी बड़ी संख्या में IIT खोलने का भी निश्चय किया हालांकि, लेकिन अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो चुका है। इसके अलावा जो 1986 जो पॉलिसी के तहत में प्रोविजंस हो जाना चाहिए कि उसमें लड़कियों की भागीदारी 50% होनी चाहिए, और इसके अलावा जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसमें इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल्स में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन और महिलाओं को उसमें दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। टीचर हम पाते हैं कि वो अनेबल होते हैं पढ़ाई कराने में, और स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। तो डेफिनेटली एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुड कम एंड गवर्नमेंट शुड एक्टिवली वर्क ऑन दिस एजुकेशन पॉलिसी। और जैसा कि हम JNU में पढ़ते हैं, तो JNU में आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे सोशल जस्टिस के नाम पे एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी अच्छा व्यवहार किया जाता है। और इसमें जैसे महिला वोमेन गर्ल्स के लिए 5% 5 मार्क्स अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम में दी जाती है, जो कि एक सकारात्मक कदम है। जो लड़कियां दूर दराज के इलाकों से आती है, उनको जो कम्पीट नहीं कर सकती, जो बेसिक फैसिलिटी जिनको नहीं मिल पा रही है, उनके लिए अच्छा संकेत है कि वे इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आ सकती है। इसके अलावा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी यहाँ पे सोशल जस्टिस के नाम पे ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाते हैं, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। और तो ये अच्छे कदम है, तो सरकार को इस दिशा में अच्छा कदम। लेकिन सवाल फिर यही उठता है निखिल और विनय कि आखिर JNU ही क्यों JNU ऐसे जेंडर इक्वलिटी के जो पैराडाइम उनको फॉलो कर रहा है, जो तमाम जो मार्जिनलाइज ग्रुप उनके लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए हैं। भारत के ऐसे तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, JNU की तरह क्यों नहीं स्टेब्लिश हो पा रही हो? क्यों नहीं JNU की तरह जो एक एकेडमिक ढांचा जो है उनका उसको फॉलो कर पा रही हैं? क्योंकि अगर हम अकादमिक स्तर देखें बाकी विश्वविद्यालयों का, तो ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है कि जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट जो हैं, उनका क्वांटिटिवली तो हम देख रहे हैं कितने ग्रेजुएट और इतने पोस्ट ग्रेजुएट और इतने PhD हैं हमारे पास, लेकिन क्वालिटेटिवली जो JNU दे पाता है या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी दे पाते हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज लाने चाहिए कि JNU जैसे और भी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के हर एक कोने में एस्टेब्लिश हो पाएँ? यहाँ पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अगर फ्यूचर को उन्हें सिक्योर करना है, फ्यूचर को आपने इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी की बात करी पहले, उसको अगर आपको अपने जहन में रखना है, और लार्जर ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जो इतने सारे ग्रुप्स हैं हमारे, जो नीचा वर्ग भी आता है, उनको आप एजुकेशन उस वाले फील्ड में लेकर आएँ, तो उसमें आपको ऐसे कुछ नई इसी स्ट्रक्चर पे, जैसे हमारे JNU यूनिवर्सिटी है और कुछ हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उसी ढांचे पर। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि फ़ंड नहीं है। इनिशिएटिव कौन ले? इतना बड़ा आपको एक नई यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है, उसके लिए आपको सारी चीज़ें मुहैया करानी है, और फिर वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है। स्टेट गवर्नमेंट में भी हम देखेंगे कि वो वाली क्वालिटी नहीं। अगर आप एग्जांपल उठाएं, एम्स को काफ़ी जगह खोला गया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एम्स तो बना दिया, लेकिन वहाँ पे वो वाली सुविधाएं नहीं दी गई हैं। कि अगर आप नाम के लिए JNU जैसा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दें और वहाँ पे फ़ंड एलोकेट ना करें, वहाँ पे सारी सुविधाएं ना दें, और वो फिर एक जो सरकारी काम में रह जाता है कि फ़ाइल आई, फ़ंड एलोकेट नहीं हुआ, फैकल्टी नहीं आई, फैकल्टी आपका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में पहल करनी चाहिए, और ये एक बहुत सकारात्मक कदम होगा अगर वो
इस बारे में सोचें। अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और आएँ, काफ़ी सोशल जस्टिस का जो निखिल ने बहुत अच्छी बात करी है कि लड़कियों को, जो नीचा वर्ग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे कितनी सीटें हैं? यहाँ पे 60 सीटें हैं और 2 यूनिवर्सिटी में चले गए 120 सीटें हो गई। तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, आपको एक कॉलेजेस में जाइए, इतनी हैफ्टी मनी आपको देनी पड़ती है। आप जस्ट गो टू प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो। तो लेकिन हम इसके बारे में बहुत सालों से बात कर रहे हैं, लंबे टाइम से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इसके बारे में पॉलिसी फ्रेमवर्क करना चाहिए और ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव कदम होगा अगर कोई भी गवर्नमेंट इस बारे में सोचे कि JNU जैसा इंस्टीट्यूट ही क्यों है, इसके अलावा ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है। DU है हमारे पास, JNU है, हायर स्टडीज़ के लिए क्या है, हम क्यों पिछड़ रहे हैं रिसर्च में, ये चीज़ समझने वाली है। और बाहर के लोग हमसे किस चीज़ में आगे, आप देखें यहाँ पे हमारे साथ एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट आते हैं, हार्वर्ड के स्टूडेंट आते हैं। व्हेन यू मेक पेपर विद दीज गाइज, यू जस्ट दे आर सिमिलर टू अस। दे आर नॉट लाइक कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या हम कुछ गलत कर रहे हैं। दे ऑल्सो डू मेक द सेम काइंड ऑफ पेपर्स, बट द लिबर्टी दे गेट आफ्टरवर्ड्स, द स्पेस दे गेट इन हायर एजुकेशन, इन रिसर्च, वो एक समझने वाली चीज़ है। वो स्पेस यहाँ पर नहीं मिल रहा है और एक रेस्ट्रिक्टिव कर दिया है स्पेस। एक छोटा ग्रुप बन गया है। आप यूनिवर्सिटीज़ को नहीं खोलेंगे, कुछ चीज़ें नई आएंगी, तो ये जो चल रहा है वही चलता रहेगा। और इसके बारे में एक नई पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जो विनय कुमार जी बता रहे हो। तो सरकार को JNU जैसे इंस्टीट्यूशन से प्रेरणा लेनी चाहिए और डेफिनेटली सोशल जस्टिस के इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें समाज के हर वर्ग को बराबर का अवसर दिया जाए। तो मेरे हिसाब से यही काफ़ी है। विनय, हम पुराने मसले पे आते हैं जो कि सबसे बड़ा आज का हमारा इशू था, UGC नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, जिसके बाद विश्वविद्यालय के तमाम जो सीटें हैं कट कर गई। अभी हाल फिलहाल में प्रकाश जावड़ेकर साहब ने BBC को साक्षात्कार देते हुए बताया कि यह टीचर स्टूडेंट रेशियो को बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ा, इसलिए सीट इस तरह से हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि छात्र क्यों बलि का बकरा बने? और आपको लगता है कि फैकल्टी कमी तो फैकल्टी सरकार नियुक्त करे, उसके लिए छात्रों को बलि क्यों दिया जा रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारे VC ने पहले भी रिस्पेक्टेड VC, आई विल give this thing because some of the people are saying some of the words, but he is our VC and we should respect that he is going to take all the decisions. But one of the main thing that he talked about, 350 around vacancies are there and 350 recruitments will be there. So why that has not taken place? If such a problem was coming up, is that seat cut is the solution? If you are cutting 800 seats out of 900, is that a solution? I mean, आप वो रिसर्च को ही कम कर रहे हैं, आप रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ठीक है, आपका रेशियो आपने दिया है कि एक फैकल्टी के अंदर 20-20 बच्चे आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट। ओके, वी डू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग, लेकिन इसका रेशियो कौन रखेगा? आपको फैकल्टी रिक्रूटमेंट करना है, आप उसको करिए। अगर आप इतना सीट कट कर देते तो कहाँ जाएंगे बच्चे? रिसर्च तो यहाँ बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो ये काफ़ी मैं तो बोलूँगा काफ़ी डेंजरस है कि आपने जो एकेडमिक्स है उसको हिला के रख दिया है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाए, किसी कहीं पे 5 सीटें हैं, किसी पे 4 सीटें हैं। वॉट ऑल आर द ऑल्टरनेटिव दीज स्टूडेंट्स हैं? एंड इफ़ यू आर मेकिंग अ पॉलिसी, इफ सच अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इट इज़, so why you are not thinking about the foresight, the what's going to happen next? And UGC should also, and it's such a competent, such a great organization, then they should see what to do about it. And even the fiasco which has been happening regarding the UGC result, now it has come up, and this is very this is very degrading, that how come these things are happening. They are saying that we could not be able to handle the pressure of the exams and all that. So they have to see, they have to see that what they're gonna do, because these are not the excuses which students gonna take, and this is something very degrading, and this is very dangerous for the future generation. हाँ निखिल, डेफिनेटली विनय इज राइट व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन मैं इसमें कुछ और बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि UGC ने गजट नोटिफिकेशन 2017 जो इम्प्लीमेंट किया गया है यूनिवर्सिटी में, ही व्हाट डज इट मेक्स फॉर इट मोस्टली फोकस ऑन द क्वालिटेटिव एजुकेशन। सो लेकिन भारत जैसे देश में
जनसंख्या जहाँ पे 125 करोड़ है, वहाँ पे आप क्वालिटी ठीक है मैटर करती है, लेकिन इतने बड़े विस्तृत देश में जहाँ पे हायर स्टडी बहुत कम संस्थानों में होती है, जहाँ पे अवसर बहुत कम है और बहुत कम यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को देखना होगा। जेएनयू में यूजीसी गजट नोटिफिकेशन जो है उसके तहत एक प्रोफेसर 8 या 12 एक स्टूडेंट्स को ही अपने अंडर में एमफिल या पीएचडी करा सकता है टोटल, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनल है जेएनयू में ये काफ़ी ज़्यादा, एक प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एमफिल या पीएचडी करा रहा है। तो उस रेशियो को मेंटेन रखने के लिए यूजीसी गजट नोटिफिकेशन में जो ये इम्प्लीमेंट किया गया उसमें काफ़ी कमी की गई है, क्योंकि एक्स्ट्रा बच्चे बहुत ज़्यादा जेएनयू में पहले ही एमफिल पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को जो ये यूजीसी नोटिफिकेशन है इसको एक अलग नज़रिए से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि बच्चों पे इसका इतना असर नहीं पड़े। लेकिन निखिल, सरकार का ही जो नैक है जेएनयू के रिसर्च को सबसे अच्छे पॉइंट्स के थ्रू ग्रेडिंग करता है, आउट ऑफ 4 3.9 जेएनयू हैज स्कोर्ड एंड स्टिल जेएनयू हैज फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको क्या सरकार का ही एक संस्था जो कहता है कि जेएनयू भारत के से अच्छे रिसर्चर्स को पैदा कर रहा है, सबसे अच्छे रिसर्च जेएनयू में हो रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में जेएनयू ने अच्छा, और भारत के जो अच्छे विश्वविद्यालयों की जो सूची जारी हुई उसमें MHRD के उसमें जेएनयू दूसरे स्थान पर है। तो आप ही के सरकार की जो संस्थान तो कह रहे हैं कि जेएनयू सबसे बेहतरीन कार्य कर रहा है, लेकिन एक तरफ आप सरकार ही कह रहा है कि नहीं हमें इस तरह के रेशियो को वो करना पड़ेगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड क्या है? राइट, देखिए मैं इस बात से बिल्कुल यहाँ पे दो राय नहीं रखना चाहता हूँ कि जेएनयू, सरकार का ये मकसद नहीं है कि जेएनयू एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, जेएनयू इज ए गुड यूनिवर्सिटी। सरकार का भी ये कहना है, अभी प्रकाश जावड़ेकर सर ने भी ये बात कही थी कि जेएनयू इज गुड यूनिवर्सिटी। बस जो क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो स्टूडेंट और टीचर्स रेशियो है, बस उसको इम्प्लीमेंट किए जाने के कारण ये सिर्फ इतना रिडक्शन हुआ है। अगर सरकार ये यूजी नोटिफिकेशन बहुत पहले इम्प्लीमेंट करती, या फिर जो प्रोफेसर सरकार ने पहले ही लिस्ट भेजी थी कि इतने प्रोफेसर हर सेंटर में होने चाहिए या रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, लेकिन सेंटर ने रिक्रूटमेंट नहीं की। खुद हमारे SSS सेंटर में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर की वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे। इसमें किसकी कमी है? इसमें जेएनयू प्रशासन की भी काफ़ी कमी है। तो इसमें दोनों पक्षों की कमी है। अगर अभी भी बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है और वैकेंसी फुल भी की जा रही है, तो अगर वैकेंसी प्रोफेसर की बढ़ती है तो डेफिनेटली जो ये वैकेंसी है स्टूडेंट्स की वो हायर स्टडी में बढ़ जाएगी। तो मैं कहूँगा कि इसमें दोनों ही पक्षों की गलती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की भी और गवर्नमेंट की, जो उन्होंने इतनी जल्दी से इस गजट को नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट किया है। मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं दोषी सरकारी व्यवस्था के अंदर भी है और व्यवस्था के बाहर भी हैं? जी देखिए दोस्तों, मैं किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी ये बात है कि सुधार किया जाना चाहिए था इसमें। लेकिन बलि का बकरा तो ये बन चुके हैं, स्टूडेंट बने हैं और उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है। अगर हम अभी देखें, अगर जो हाल फिलहाल के पास आउट, आप लोग भी इसमें शामिल हैं, खुद आप लोग इन सिचुएशंस को अच्छे, इस गंभीरता को समझते हैं कि कितना संजीदा मामला है, कि एक करियर का आप उस मोड़ पे रहते हैं जहाँ पे आपकी पूरी भविष्य की दिशा दशा तय होती है, और उस तरह के हालात में जब इस तरह के सरकारी फरमान जारी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन को ही प्रभावित नहीं करते, वो आपके पूरे पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने को भी वो बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो ये काफ़ी संजीदा मसला है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे के ऊपर दोष दे के ही हम इससे बच के नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है, अगर मैं अपना व्यक्तिगत अपना विचार रखूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आइडियल सिचुएशन हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है। तो बिना मैकेनिज़्म बनाए हम आइडियल सिचुएशन को कहाँ से ला सकते हैं? जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन में भी देखा गया था वो पूरा का पूरा, कि आपने वो करने की कोशिश तो की, आपका आदर्श तो अच्छा था, लेकिन उस आदर्श के लिए जो आपकी संरचना होनी चाहिए तो पर्याप्त आपके पास नहीं थी। तो जब संरचना पर्याप्त ना हो, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको उस तरह के डिसीजन बिल्कुल नहीं ले जाने चाहिए जिसके सीक्वेंसेस जो हो, कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, काफ़ी एक बहुत बड़े बर्ड को प्रभावित करता हो। आपका इसका क्या मानना है विनय? आप बिल्कुल सही बात रखी है और मैं आपकी बात से पूरा 100% सहमत हूँ, और इसमें मेरा भी कोई दूसरा विचार नहीं रहेगा कि ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, आपके निजी जीवन को भी अफेक्ट करता है। और जिस तरीके से सरकार का मैंडेट आया है इस पर, ये काफ़ी मतलब उन्हें एक फोरसाइट पॉलिसी रखनी चाहिए थी। एंड वन ऑफ द मेजर स्टेप इज़ लाइक कि जो यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ हैव नॉट अफेक्टेड एज सच इफ़ यू सी बाय द यूजीसी गैजेट, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जेएनयू, जो प्रेस्टाइज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लोग ज़्यादा रिसर्च करने आते हैं because it has that name and fame and everything. But on the other hand, as we have talked about the recruitment, why recruitment has not happened, and how come
JNU has also has given their mandate that okay, we will be implementing whatever the UGC has mandated. So they also have to उनकी भी कुछ जवाबदेही बनती है कि वो ऐसा उसको क्यों मैंडेट को ले रहे हैं और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। और आपने जैसे पूरे बात करी, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें कोई दूसरा विचार नहीं हो सकता, मेरा क्या किसी दूसरे का भी, कि सब एक दूसरे इसी तरीके से सब देखते हैं और हर एक का जीवन इससे प्रभावित होता है। निखिल, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि JNU जो है भारत के सबसे एक प्रतिष्ठित संस्थान तो है ही, बड़ा खूबसूरत संस्थान कहा जाता है इसे। अरावली के श्रृंखलाओं पे बना ये संस्थान, आप कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अरावली के खूबसूरत वादियों के बीच घिरा है JNU। और इन खूबसूरत वादियों के बीच आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं यहाँ स्टडी कर रहे हैं और समाज के लिए रिसर्च कर रहे हैं जो सोसाइटी को आगे बेहतर और बेहतर की ओर ले जाएगा, तो क्यों आपने JNU क्यों चुना? बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी थी, आपने JNU क्यों चुना? देखिए, जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो एक सपना था कि JNU में जाने का, मेरा और मेरे पिताजी का भी यही सपना था कि मैं जाके JNU में आके पढ़ाई करूं। सिर्फ दो ही अंडर ग्रेजुएशन होने के बाद सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं या JNU में एडमिशन पाऊँ। तो मैंने और किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा भी नहीं था, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही ये सुन रखा था कि या JNU इज ग्रेट यूनिवर्सिटी, इसके जैसी पढ़ाई, इसके जैसे लोग, प्रोफेसर यहाँ पे मतलब कहीं नहीं है भारत में, या फिर इन वर्ल्ड में भी नहीं है। तो एक अनोखा इंडिया वर्ल्ड में ये एक तरीके का आइलैंड है ये। तो इस तरीके का मैंने ऐसी बातें सुन रखी थी यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैंने इसका फॉर्म भरा, उसमें मैं क्वालिफाई हुआ। तो बीच में हालांकि मैंने अच्छे से मतलब तैयारी की और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने के बाद में, और डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जब एडमिशन हुआ तो प्रोफेसर से अच्छा इंटरेक्शन हुआ और काफ़ी अच्छे दोस्त बने। विनय, आप, विद्या और शशांक, संघर्ष, सभी अच्छे दोस्त बने हमारे, जो जिनको हम काफ़ी सम्मान करते हैं। विनय, आपका क्या मानना है इस जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे जानकारी नहीं थी कि JNU इंस्टीट्यूट भी एग्जिस्ट करता है। तो कुछ मेरे नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स थे, उनका कोई भाई यहाँ पे पढ़ता था। उसके बाद फिर मेरी जो फैकल्टी थी पॉलिटिकल साइंस की, और एक हमें ज्योग्राफी पढ़ाते थे सर, वो यहाँ से JNU से पास आउट थे। बोथ द फैकल्टीज वर डूइंग परसुइंग देयर PhD फ्रॉम JNU। Then I got to know about JNU that okay, this is the institute, this is a very prestigious institute। तो बीच में हम जब फॉर्म भरते तो हम देखने आए JNU कैसा है, तो यहाँ पे आके मंत्रमुग्ध हो गए कि अरे वाह, क्या यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही बसें चलती हैं इतनी। तो तब सोचा कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए, और मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन हो गया। लेकिन सबसे जो मुझे जो महसूस होती है, सबसे एक जो खासियत है JNU की, कि आप जब JNU में जाते हैं तब आप कुछ और होते हैं, आपकी सोच अलग होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पत्तों में भी वो चीज़ है, यहाँ की हवा में भी वो चीज़ है, कि आपको वो चीज़ आप सीख लेते हैं सारी, कि वो आपको JNU का अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जैसे मैंने ज़्यादा क्लास अटेंड नहीं करी, कि हमारा प्रोफेसर से इंटरेक्शन रहा, डिबेट हमने करी, जो भी पढ़ा, लेकिन इस एक माहौल ऐसा है, एक पढ़ाई का एक यहाँ पे माहौल ऐसा है, वो सारी चीज़ें मतलब हवा ही कुछ ऐसी है कि आप इससे अफेक्ट होते हैं। आपका रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ता है और आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। और जब मैं ग्रेजुएशन से आया तब तो आप बड़ा प्राइड भी फील करते हैं कि जहाँ से आपकी फैकल्टी पढ़ी है, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आप भी वहीं जाके उन्हीं फैकल्टी से पढ़ रहे हैं। एंड दिस इज़ रियली फैसिनेटिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड अदर ऑल्सो डू इंस्पायर, बिकॉज इफ़ यू सी अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। DU में 80-90 कॉलेज है, किसी कॉलेज से ही, कोई साउथ कैंपस से, एक कॉलेज से 2 बच्चे आ रहे हैं, जाल सिंह से कोई आ रहा है, कोई मोतीलाल नेहरू से आ रहा है, कोई बिहार से काफ़ी बच्चे आते हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं। तो एक डाइवर्सिटी भी देता है। कंपटीशन टफ है, इफ़ यू टॉक अबाउट द CPS अदर सेंटर्स ऑल्सो, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आप सीखते नहीं हैं, फिर भी आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, एक खासियत। विनय और निखिल, आप दोनों से बात करने में काफ़ी मुझे रोमांचित मैं महसूस कर रहा था। मुझे भी गर्व होता है कि आप जब भारत के सबसे एक अच्छे संस्थान से आप पढ़ के जब
निकलते हैं तो एक बहुत ही एक भावनात्मक और एक संवेदनात्मक एक लगाव हो जाता है अपने संस्थानों से। तो अभी आप जेएनयू से विदा लेने के पड़ाव पे आ चुके हैं। आपका सफ़र ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक मोड़ आया है। उस मोड़, अगले मोड़ पे हो सकता है फिर हम सब आपके साथ ही मिलेंगे। तो अगर अभी तक के सफ़र को एक शब्दों में आपसे पूछूं तो आपके और जेएनयू बीच का जो रिश्ता है, किस तरह से आप उसको परिभाषित करेंगे? एक शब्द में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे नाता कभी नहीं टूटेगा। हम तोड़ना भी चाहेंगे, ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा। दैट वी हैव बीन इन जेएनयू, वी आर जेएनयूआइट एंड हम जेएनयू इस संस्था से पढ़े हैं। एक शब्द में पूछा आपने, मैं बोलूँगा सुंदर। निखिल आप? जी देखिए, कुछ अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया मैं समझ सकता हूँ। डेफिनेटली हम यही कहेंगे कि लाजवाब एक्सपीरियंस रहा हमारा और काफ़ी कुछ बहुत बहुत विनय निखिल, आप दोनों को शुक्रिया। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में आप समाज के लिए, देश के लिए, और देश ही नहीं, आप पूरे जो मानवता है उसके लिए काम करेंगे। जेएनयू का जो पहचान रही उसको आप बनाए रखने में आप दोनों सफल रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस चर्चा से विदा लेना चाहूँगा। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे विदा दीजिए। मिलेंगे एक अगले किसी मोड़ पे एक अलग मुद्दे और अलग तरह के संवेदनाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद।